क्या भारत अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है? भारत को एक स्वदेशी इंजन की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? इंडियन आर्मी ने मीडिया को इंडो चाइना बॉर्डर इशू को लेकर रिपोर्टिंग करने से क्यों मना किया है? और क्या सच में लद्दाख में भारत थर्ड सिस्टम को डिप्लॉय करने वाला है? और क्या यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लद्दाख में अपनी बेस बनाने का फैसला किया गया है? आज की वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत चाइना और यूएस को लेके है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन हमारी एक टॉप डिफेंस साइट में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक लद्दाख में अभी भारत की तरफ से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अब ये सुनने में तो नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि हमने थर्ड सिस्टम को खरीदा ही नहीं तो डिप्लॉय कैसे करेंगे, चाहे वो लद्दाख में हो या फिर किसी और जगह में हो। लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया था, ये पाकिस्तानी एनालिस्ट की तरफ से दिया गया है और उनका मानना यह है कि भारत और यूएस के बीच जो लेमोआ एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके चलते यूनाइटेड स्टेट लद्दाख में एक बेस बनाने वाला है या फिर इंडियन आर्मी की बेस को ही एक्सेस करने वाला है। उनका मानना यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है वो थर्ड सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए किया गया है। अब ये बात चाइना को पता लग चुकी है और इसी वजह से अभी चाइना की तरफ से लद्दाख में इस तरीके की स्टैंड अप जैसी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर हमारी बात करें तो हमारी आर्मी की तरफ से ऐसी कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया है और ये जो भी रिपोर्ट है ये पाकिस्तान के एनालिस्ट की तरफ से दिया गया है। उनको टीवी वाले बुला लेते हैं, अब इसके बाद उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है जिससे लोगों का अटेंशन उनकी तरफ हो जाए। अगर यहाँ पर वो लोग ये बोलते कि भारत अभी लद्दाख में S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है तो हम लोग इसको मान सकते थे, लेकिन ये लोग अलग ही माल फूक के बैठे हुए हैं। मानो टिकटॉक की वीडियो में भी इनके स्टेटमेंट के मुकाबले ज्यादा लॉजिक होता है। वो लोग हाथ से गोली मारते हैं और ये लोग टीवी में बैठ के मुंह से मिसाइल छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यलगार होनी चाहिए। अगला अपडेट भारत की स्वदेशी फाइटर जेट को लेके है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए एडीए को अप्रूवल दे दिया गया था। अब ये भारत का 4th इंडिजिनियस फाइटर बनने वाला है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हमारी सभी फाइटर जेट में, चाहे वो तेजस MK1 हो, MK1A हो, MK2 हो या फिर M का हो, उन सभी में जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन का इस्तेमाल हो रहा है या फिर आगे चल के होने वाली है। तेजस MK1A सीरीज में अभी जनरल इलेक्ट्रिक्स की 404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि MK2 M का या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में जनरल इलेक्ट्रिक्स की 414 सीरीज का इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। अब इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में इन सभी जेट की लगभग 300 से ज्यादा यूनिट को खरीदने वाला है और ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर आगे चल के बनने वाले हैं। तो ऐसे में हमारी फ्लीट की लगभग 40% से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट रहेंगे इंजन की बेसिस पर किसी एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, जो कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। ऐसे में हमें खुद की इंजन को डेवलप करने की सख्त जरूरत है या फिर इन सभी जेट के लिए एक मल्टीपल इंजन ऑप्शन भी रखना चाहिए ताकि हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद रहे। अब एक नई इंजन को डेवलप करने में लगभग 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है, तो अभी से अगर कावेरी इंजन की फ्यूचर डेरिवेटिव को बनाना शुरू किया नहीं जाता है तो ये इंडियन एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाली है। इस बात को लेके अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि DRDO को अभी से ही एक नई इंजन को फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से अभी सभी मीडिया एजेंसीज को ये बताया गया है कि भारत और चाइना के बीच अभी जो भी इशू चल रहे हैं उनको लेके कोई भी अंदाजे वाली रिपोर्टिंग मत किया करें, क्योंकि इससे पूरे देश में और विदेश में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी को लेके हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आया था कि भारत और चाइना के बीच अभी बॉर्डर डिस्प्यूट को आपस में ही समाधान करने के लिए आज एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें हमारे 14 कॉर्प के कमांडिंग ऑफिसर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट मौजूद रहने वाले थे। अब इस मीटिंग का क्या परिणाम निकल कर आया है ये तो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन पहले जो तनाव था वो अभी कम हो चुका है और भारत की तरफ से ये शर्त रखा गया है कि पहले जो स्टेटस को मेंटेन किया जाता था उसी को अभी मेंटेन किया जाएगा। बाकी इंडियन ट्रूप्स पीछे नहीं हटने वाले हैं।
उम्मीद किया जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो एकदम से नॉर्मल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि चाइना अभी काफी सारे पॉइंट में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और भारत की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो कि इंडियन बॉर्डर के अंदर है। हमारे लिए सभी रोड काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भारत इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन अभी किसी भी कीमत में रोकने वाला नहीं है और विंटर से पहले इन सभी को कंप्लीट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे को खंजर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारत के एक स्पाई क्वाडकॉप्टर को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की DGISPR का कहना है कि ये क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान में करीब 500 मीटर तक अंदर चला गया था और इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इसको मार गिराया था। अब इसके कुछ फोटोज को भी पब्लिश किया गया है और उनका कहना यह है कि इसी साल के अंदर 8वां इंडियन स्पाई ड्रोन था जिसको पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया था वो अपने एरिया को भारत को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, जो कि बाद में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत को मदद कर रहा है। इसी पर कमेंट करते हुए अफगानिस्तान की तरफ से बताया गया कि ये सारे एलिगेशन फेक थे। अब भारत की तरफ से भी इसका जवाब देते हुए कहा गया है कि भारत के ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगाने से पहले पाकिस्तान को खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले साल इमरान खान ने खुद ये बात स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में 30,000 से 40,000 आतंकवादियों की फौज मौजूद है और अभी अगर यूनाइटेड नेशन की टॉप सुअरों की लिस्ट की बात करें तो उनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाए जाएंगे और अभी भी अफगानिस्तान में आतंकवादियों की एक बहुत ही बड़ी ग्रुप मौजूद है जिनमें से 6,500 के करीब पाकिस्तानी है। इसके अलावा अभी भी पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। हालांकि जैसे इनकी हरकतें हैं ये कब का ब्लैक लिस्ट में चले गए होते, लेकिन धरती में सुअरों के साथ नाजायज संबंध रखने का शौक भी कुछ देश रखते हैं, जिस वजह से वो इनको हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से धरती को अब तक एक बेकार का बोझ उठाना पड़ रहा है जिसका नाम पाकिस्तान है। वरना ऐसे चीजों को रिसाइकल बिन से भी शिफ्ट के साथ डिलीट किया जाता है और उसके बाद 1 या 2 दफा रिफ्रेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।